दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों एक लॉ के बाद हमें दूसरे लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है, टेम्परेचर के ट्रांसफ़र के बारे में बताता है कि किस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है और किस तरह से बॉडीज़ आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाती है। यह हमें बताता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और अगर दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो पहली और तीसरी बॉडी ऑटोमेटिकली आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी, मतलब तीनों का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा अगर वो एक ही जगह पर प्रेजेंट है। तो जीरोथ लॉ हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बता रहा है टेम्परेचर ट्रांसफ़र के बारे में, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि किस तरह से टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिस्टम में एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है। कन्वर्ट किया जा सकता है इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं किसी इंजन में एज ए इलेक्ट्रिसिटी, किसी इंजन को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से इंजन रन करेगा और एक वर्क डन करेगा, और वर्क डन हमें रिजल्ट में मिल रहा है वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है। जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की एक फॉर्म से एनर्जी की एक फॉर्म दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी की दूसरी फॉर्म दे रही है वर्क डन के रूप में। तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्क डन का क्रिएशन हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं, ये कन्वर्जन होता है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो जैसे हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, कोल होता है, वो एक फॉर्म है एनर्जी की जिसे हम गाड़ियों में डालते हैं और गाड़ियाँ चलती हैं। तो गाड़ी जो चल रही है वो वर्क डन हो रहा है, तो एनर्जी की एक फॉर्म से एनर्जी की दूसरी फॉर्म हमें मिल रही है। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन साथ ही में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी देता है, जैसे कि क्या सारी की सारी एनर्जी, अगर एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, तो क्या सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है दूसरी फॉर्म में? मतलब हमारे जो इंजन्स होते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें 100% एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ऑब्वियसली कन्वर्ट तो होगी ही, सारी की सारी कन्वर्ट होगी ही। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि हमारी इंजन 100% एफिशिएंट है, सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है, कोई वेस्टेज ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलते हैं, जिनका आंसर हमें मिलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो दो तरह की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक तो उस एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिस एनर्जी से हम वर्क डन लेते हैं, जो एनर्जी वर्क डन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरी वो एनर्जी की फॉर्म हमें मिलती है जो किसी काम के लायक नहीं होती, जिससे वर्क डन नहीं लिया जा सकता, तो वो वेस्ट एनर्जी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स हैं पेट्रोल, ऑयल, गैस। तो इनसे हम जब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, मान लीजिए हमने पेट्रोल गाड़ी में डाला तो गाड़ी चली, तो गाड़ी का चलना, गाड़ी का वर्क डन करना, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क डन की फॉर्म ऑफ एनर्जी जो गाड़ी चल रही है। लेकिन दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो गाड़ी से एग्जॉस्ट निकल रहा है। तो पेट्रोल वर्क डन में भी कन्वर्ट हो रहा है, गाड़ी के चलने में भी कन्वर्ट हो रहा है और एग्जॉस्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दो फॉर्म ऑफ एनर्जीज में पेट्रोल कन्वर्ट हो गया, हमारी एक फॉर्म से दो फॉर्म्स हमारे पास मिल गई। तो हमेशा ये होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। हमेशा जब भी वर्क डन होगा, जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जीज कन्वर्ट होंगी, तो हमेशा वेस्ट एनर्जी बनेगी ही बनेगी। और साथ में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये भी बताता है कि जब भी एनर्जीज का ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो वो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होता है, कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, जब तक हम किसी एक्सटर्नल एड की हेल्प से इनको रिवर्सिबल ना बनाएं। तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगी, इरिवर्सिबल होंगी, और हमेशा जो ट्रांसफर होगा वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही होगा, हॉट सिस्टम से कोल्ड सराउंडिंग्स की तरफ ही होगा। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रही है। तो अभी एंट्रोपी क्या है? देखो, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिस्टम हैं, जो सारे ऑब्जेक्ट सिस्टम एटम्स से बने हुए हैं और हमेशा टाइनी मूवमेंट रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ स्टॉप हो गया, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। हमारे छोटे से छोटे सिस्टम में भी हमेशा मूवमेंट होती रहती है।
तो वो मूवमेंट ही, वो रैंडमनेस ही, वो मेसीनेस ही एंट्रोपी कहलाती है। तो सेकंड लॉ हमें बताता है कि पूरे यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है, जो एंट्रोपी है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो अब ये कैसे होता है? जैसे टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अगर हमारे पास है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी साथ में इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स मूव करेंगे, मतलब रैंडमनेस ज़्यादा होगी, कहीं भी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मैसीनेस ज़्यादा होगी। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो एंट्रोपी, उसको एंट्रोपी कहते हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और ये सब चीज़ें तो इंक्रीज हो ही रही हैं, तो एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। हॉट ऑब्जेक्ट्स की एंट्रोपी हमेशा कोल्ड ऑब्जेक्ट्स से ज़्यादा होती है, मिक्स ऑब्जेक्ट्स की एंट्रोपी हमेशा सेपरेट ऑब्जेक्ट्स से ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की एंट्रोपी हमेशा सॉलिड्स से ज़्यादा होती है। तो एंट्रोपी डिसऑर्डर है जो हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि हमेशा देयर विल बी टाइनी अमाउंट ऑफ हीट विच विल जो हमेशा एक्सचेंज होती रहेगी सराउंडिंग्स के साथ, सिस्टम से। और जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को हम आइडेंटिफाई भी इस तरह से करते हैं कि सिस्टम में जो एंट्रोपी का चेंज होगा प्लस सराउंडिंग में जो एंट्रोपी का चेंज होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन उठते हैं कि क्या सारे यूनिवर्स की एंट्रोपी को हम जीरो नहीं कर सकते? ये जो हमेशा इंक्रीज कर रही है, क्या ये कभी जीरो नहीं होगी? किसी सिस्टम की एंट्रोपी को क्या हम जीरो नहीं कर सकते? तो इसका आंसर हमें मिलेगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो हमें बताता है कि एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो होती है। चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, जो हमें मिलेगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। और वो भी तब जब ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम्स या यूनिवर्स परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट में होंगे। तो अपने यूनिवर्स को या सिस्टम को -273 डिग्री सेल्सियस पर इमेजिन करना कोई आसान नहीं है। तो नो ऑब्जेक्ट कैन रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि वी कैन मेक ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो बट वी कैन नेवर रीच इट, मीन्स मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग अराउंड अ लिटिल बिट। So that's it. Thank you for listening.